योग है हमारा 12.11, 18.0, 1.012। हम सार्थक अंक की दृष्टि से भी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हो गया हमारा 2, ये हो गया 1 1 2, यह हो गया आपका 1, यह हो गया 8 2 10, 10 1 11 के हाथ में लगा 1 1 1 2 2 1 3, 31.122। अब देखेंगे अब इसके योगफल में क्या हम लिखेंगे। सार्थक अंकों की दृष्टि से इसका योग कितना माना जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। 1 अंक 31.1 लेंगे। तो योग सार्थक अंकों की दृष्टि से योग हमारा हो जाएगा 31। अब आगे हम चल रहे हैं। मान लीजिए कि गुणा करना है 2.5। अब गुणा पर देख लीजिए, गुणा पर 2.5 और गुणे 1 मान लीजिए कि 2 5 आप ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25 25 125 के 5 हाथ में लगा 12, 25 दूनी 50 से 12 62, 62 के 2 हाथ में लगा 6, 25 कम 25 और 25 से 6 31, 3125.2 अंक ये 3 है। 1 2 3, 3.125 हो गया। 3.125 होगा। गुणा गलत होता सही कर लीजिएगा आप। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम सार्थक अंक कितने यहाँ पर हैं, 2 हैं। और यहाँ सार्थक अंक 1 2 3 है। तो हम जो कम सार्थक अंक जिसमें होते हैं उतना ही अंक गुणनफल में भी लेते हैं। अब गुणा में परिणाम में कितना हो गया सार्थक अंकों की दृष्टि से, सार्थक अंकों की दृष्टि से 3.1, क्योंकि यहाँ पर 2 ही अंक सार्थक अंक है, 2 ही अंक सार्थक अंक है। तो यहाँ हम गुणनफल में भी 2 ही अंक जो है सार्थक अंक लेंगे। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा अंक लेकर, जैसे मान लीजिए कि 1.386 में हमको 6 को हटाना है, निकटतम मान 6 को हटाना है निकटतम मान में। तो 6 को जब हटाएंगे, जब यह 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जुट जाएगा। तो निकटतम मान इसका कितना हो जाएगा, निकटतम मान इसका निकटतम हो जाएगा 1.39। यानी जब 5 या 5 से यहाँ अधिक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 1.39। उसी प्रकार अब मान लीजिए कि है आपका 4.334 में मान लीजिए कि 4 को आपको हटाना है। 4 को हटाना तो हटा दीजिए, 5 से कम है तो इसमें नहीं ऐड होगा, तो 4.33 हो जाएगा। इसी तरह आपका है मान लीजिए कि 6.35 कितना है, 6.35 में 5 को हटाना है। 5 को हटाना है, 5 है, 5 जब है या 5 से अधिक है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाएगा तो 6 दशमलव का हो जाएगा 6.4। इसका निकटतम मान आपका हो जाएगा 6.4। लेकिन एक भी ये भी नियम है, इसलिए 5 यहाँ है और 5 को हटाना है। अगर इसके पीछे वाला विषम है तो 1 जुट जाता है, अगर ये विषम नहीं है सम है तो नहीं जुटता है। जैसे आपका है 6.25, तो इसका निकटतम मान अब इस नियम के अनुसार यहाँ जैसे 1 ऐड हुआ 1 जुटा, 3 4 हो गया, लेकिन यहाँ नहीं जुटेगा क्योंकि ये क्या है, सम है। सम है तो ये रह जाएगा 6.। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग किताब से जो है पढ़िएगा कि जब 5 या 5 से अधिक होता है तो हटाते हैं उसको, तो 1 जोड़ देते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त है, अगर 5 है और 5 के बाद इधर पहले ही शुरू यदि विषम है तब तो जुट जाता है, अगर सम है तो नहीं जुटता है। अब चलिए अब आगे हम देख रहे हैं। जो पीछे का पढ़ाया गया है पहले का उसको थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं। जैसे है आपका 17Cl35 में हमको क्या करना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखना है। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है 17, तो क्या लिखते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितना है आपका 17, और द्रव्यमान संख्या बराबर
प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी 35, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी 17 और प्लस न्यूट्रॉन निकालना है तो प्लस 17 जाएगा -17, 35 में 17 निकल गया कितना हो गया 18। न्यूट्रॉन की संख्या 18 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 17 हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई दिन से सवाल बताया जा रहा है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में होना चाहिए 18, लेकिन कुल हमारे पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 10 तो कितना बचा 7। इसको ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 5। इसका अर्थ होगा कि पहली कक्षा के इस उपकोष पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी ध्यान रखिए कि पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है s, दूसरी में 2 होता है s और p, और तीसरी में 3 होता है s p और d। इस उपकोष पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 6 और d पर 10 रह सकते हैं। तो पहली कक्षा के इस उपकोष पर 2, दूसरी कक्षा के इस उपकोष पर 2, दूसरी कक्षा के p उपकोष पर 6 6 2 8। तीसरी कक्षा में आएंगे तो इस उपकोष पर 2 और तीसरी कक्षा p पर 6 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 ही है। 7 में 2 जो इस उपकोष का हो गया तो 5 जो p उपकोष पर, तो 5 2 7। आपको इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 17। और जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और पूछा है कि इस परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाएगी वही जो उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या होगा परमाणु क्रमांक होगा। चलिए आगे अब देख रहे हैं। आगे आपका मान लीजिए कि n बराबर 3 है, n बराबर 3 और कह रहा है कि सभी क्वांटम संख्याओं के माने ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 3 हो गया तो l बराबर 0 से n-1 तक बहुत बार बता दिया गया। तो l बराबर 0 से 3 ऋण 1 तक। तो l बराबर 0, 3 में से 1 गया 2 और बीच में बच गया 0 1 2। आपको ये भी बता दिया गया कि एस उपकोष में यदि एस उपकोष है तो एस उपकोष के लिए एल का मान क्या कहलाता है 0, पी उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है 1 और डी उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है 2। तो अगर कहीं एस उपकोष दिया है वहाँ एल का मान लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए एस उपकोष में एल का मान कितना होगा 0। पी उपकोष है वहाँ एल का मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1। डी उपकोष है वहाँ एल का मान निकालना है तो क्या होगा 2। अब यानी एल क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, एल का है दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि जो मुथल क्वांटम नंबर। यह है n बराबर 3 मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है मुथल क्वांटम नंबर। अब कह रहा है कि यदि एल बराबर 0 तो m बराबर 0, यदि एल बराबर 0 तो m बराबर 0। m क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यदि l बराबर 1 तो m बराबर +1 से लेकर -1 0 बीच में आ जाएगा। यदि l बराबर 2 तो m बराबर +2 से लेकर -2 +2 1 0 -1 -2 और s बराबर होता है ±1/2। तो n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है दिगंशी क्वांटम संख्या मुथल क्वांटम नंबर और m क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये चक्रण s क्या है चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। तो n का मान अगर मालूम है तो l का मान 0 से n-1 तक होता है और अगर l का मान मालूम है तो m का मान जो है +l से लेकर -l तक और किसी किसी किताब में -l से लेकर +l तक दिया है। तो इसको आप क्या करेंगे दोहराएंगे।